अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। Always a pleasure, Arjun ji. Always a pleasure. थैंक यू सर। सर हम कुछ दिनों से जी देख बताएं। रहे हैं कि भारत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और अब एक प्रॉब्लम जो हमने देखा वो कतर की तरफ से आया है आपको। और कतर की गवर्नमेंट ने जो 8 लोगों को, जो कि आपके नेवी के ऑफिसर्स थे, यानी कि फॉर्मर ऑफिसर्स थे या रिटायर्ड ऑफिसर समझ लीजिए, तो उनको जो सजा सुनाई गई है, अब उस पे तो लोग बात कर ही रहे हैं। लेकिन सर 1 साल से वो लोग अरेस्ट हुए हुए थे, आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको छुड़वाने की, उनको निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, छुड़वाने की कोशिश की गई होगी बिल्कुल। अब चूंकि मोदी गवर्नमेंट है तो वो हो सकता है ये उन्होंने बहुत ज्यादा दिन नहीं बिताए। पिछले साल अगस्त का केस है और अक्टूबर में तो उन्होंने सजाए मौत ही दे दी। और चूंकि आपको पता है कि कतर एक, इफ आई कैन से, जिहादी मुल्क, तो टेररिज्म के लिए सबसे फेमस तो कतर ही है। उनका अल जजीरा इट्स अ माउथ पीस फॉर ऑल काइंड ऑफ रेडिकल इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो कतर से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आप देखें जो बहुत बड़ा, अगर बीच में नुपुर शर्मा जी वाला भी मैटर हुआ था उसमें भी कतर ने सबसे ज्यादा बोला था। और कतर के साथ इवन सऊदी अरेबिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे बिकॉज ऑफ उनका जो टेररिज्म को वो या जो ये जिहादी मानसिकता है इसको वो प्रमोट कराते हैं। तो ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो इसका सीधा रिलेशन है जो इंडिया ने इजराइल के ऊपर मौकफ लिया है उसको ये बदला लेना चाहते हैं। कई लोग कह रहे हैं इसमें दूसरी एजेंसीज का हाथ है जिन्होंने पकड़ करके दे दिया इनको। मगर ये कि ये डेकोरेटेड ऑफिसर है, कतर के लिए इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि कतर इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो इंडिया से टकरा सके। मतलब ये कतर की औकात के बाहर का चीज हो जाएगा। अगर कतर इसको करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके आएंगे। ये तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को अगर अपनी असर्शन, अपनी प्राउएस, अपनी माइट को अगर दिखाना है तो ये राइट टाइम है। हम इसमें कोई इलेजिटिमेट तरीका नहीं अपनाएंगे। आप आईसीजे में जाइए, आप डिप्लोमेसी यूज कीजिए, मगर कतर ने ये बहुत बड़ा ताल ठोक दिया है। क्योंकि आप सारी दुनिया में ये जाकिर नायक इज अ टेररिस्ट, इस्लामिक टीचर जो है, कतर उसको वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल होता है वहां पे भी बुलवाते हैं। तो कतर ने तो अपनी मंशा साफ कर रखी है। और कतर को इतना ही अगर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है तो जाकिर नायक तो सबके रिलीजन को, सेंटिमेंट को हर्ट किया। क्या क्या नहीं बोला है जाकिर नायक ने हिंदूज के गॉड के बारे में, उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में। तो आपका जो अरबिक लैंड तो अरबिक लैंड है, और भारत में कश्मीर जो है वो मुसलमानों का होगा, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ दिन पहले मुसलमानों ने जीत लिया था कोई टेरिटरी। यही फॉर्मूला है तो फिर इसराइल भी जीत लिया था, इसराइल ने भी पैलेस्टाइन को जीत लिया, बात खत्म। ये डबल कि अलग है, लेकिन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी मुसलमानों का और लैंड है। लेकिन एक सेकंड सर, आपकी फ्रेम फ्रीज हो रही है, आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है बीच बीच में। समझ गया, मेरा इंटरनेट बहुत वीक हो रहा है। मैं इसको ना शिफ्ट करता हूँ अपने मोबाइल पे। अभी ठीक है? आप, मैं इसको अपने मोबाइल वाले कनेक्शन पे कर दूं क्या? जी सर, इसको शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी अभी आ रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके जी सर, आप बात कर रहे थे कतर की। मैं यही कह रहा था कि कतर को हर जगह कॉमन प्रिंसिपल लगाना चाहिए। भारत आतंकवाद के साथ ना देगा, ना है, ना रहेगा। आतंकवाद का भरपूर विरोध करेगा। हमास ने जो किया वो आतंकवादी घटना थी। पैलेस्टाइन का सपोर्ट हम करते हैं। 2 स्टेट थ्योरी को हम पहले भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते थे, मगर दुनिया की कोई ऐसी कॉज नहीं हो सकती जिसके लिए बार्बरिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट किया जाए। तो हमारा स्टैंड क्लियर है। अगर कतर को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कतर कर ले, अभी उनके हाथ में पाला है। हर किसी का बारी आएगा, कतर को भी ये भुगतना पड़ेगा। कतर कोई बड़ी आराम से निकल जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर कतर ये सोच रहा है कि वो ये कर जाएंगे और इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस है, ये नहीं होगा।
कॉन्सिक्वेंस तो होंगे। आप इतने देश नहीं हो कतर के आप हिंदुस्तान से लड़ सको, ना तो आप इतने बड़े हो, ना तो नॉलेज वाइज उतने बड़े हो, ना ही आप मिलिटरीली उतने बड़े हो। तो आप करके देख लो, अगर आपको टकराना है तो आप टकरा लो। आज आपके सामने ये 8 बेचारे बेगुनाह लोग हैं, अगर इतना ही आपके अंदर होता तो आपने पब्लिक ट्रायल क्यों नहीं किया? चार्ज तक नहीं पता है लोगों को क्या, किस बात पे? अच्छा तो तुम, हम कल को 4 कतरी को पकड़े और बोल दें ये पाकिस्तान के लिए वो कर रहे थे। हम अगर किसी का बुला नहीं चाहते, हम अगर किसी के लिए ये नहीं करते तो तुम जो मन में आएगा वो करोगे। अगर ये ऑनेस्टी वाला बात था, और इसी को लोग कहते हैं कि ये अरब का लॉ लिखिए, वहां चोरी नहीं होती, वहां नहीं होती। अरे तो वहां किसी को बोलने का ही मौका नहीं देते तुम। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई थी, अगर ये स्पाइस थे, तो इनको फेयर ट्रायल करवाओ ना, पब्लिक ट्रायल करवाओ ना। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन सर इंडियन गवर्नमेंट ने इतने दिनों तक जो है वो इस बात को उठाया क्यों नहीं कि इनको अरेस्ट कर रखा था? ये खबर तो बहुत पहले आई थी, तकरीबन 1 साल हो गया जब से ये अरेस्ट है। तो इस 1 साल के बीच में इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए था ना कि वो बात करके कतर से और इन लोगों को, अपने लोगों को वापस लाती अपने कंट्री में, ना कि इस बात का इंतजार किया जाए। और अभी अचानक से आपके ख्याल से जो कतर ने उठकर एकदम से अनाउंस कर दिया है कि इनको फांसी की सजा दी जाएगी या इनको जो है वो इस किस्म की सजा जो उन्होंने अनाउंस की है, तो सर आपके ख्याल से क्या ये रिएक्शन है इस बात का कि भारत जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है? ठीक है, कतर को देखिए, भारत को आज नहीं तो कल अपने पैर तो क्लियर करने हैं, अपने स्टांस तो क्लियर करने हैं। भारत अपना इंटरेस्ट देखेगा। गजवाई हिंद पे तो आप सपोर्ट करोगे, जो गजवा हिंद करने आएंगे कतर वाले। कतर वाले हमारे तो खैर खा नहीं हो सकते। कतर तो भारत की बर्बादी का सबूत, वो सपना देखना उनका काम है। तो अगर आपको अपना इंटरेस्ट है कश्मीर पे, तो आप मेरा साथ नहीं देते। कश्मीर भी तो हमारी भूमि रही है, हजारों साल से हिंदुओं की भूमि रही है वो, उस पे तो तुम हमारा साथ नहीं देते। तो और रही बात की भारत की सरकार ने इतना दिन क्यों नहीं किया, ये तो देखिए अब अंदर की बात है, इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। हो सकता है इन्होंने इसमें लूज एटीट्यूड लगाया, हो सकता है चूंकि उनके हाथ बंधे हुए थे, दुनिया भर में बहुत कुछ चल रहा था। ये जो आपका अरब कॉरिडोर होने की बात हो रही थी, यूरोप अरब और इंडिया कॉरिडोर होने की जो बात हो रही थी, उस पर नेगोशिएशन प्री ऑक्यूपाइड इन मेनी थिंग्स। तो उनको ये लगा होगा कि ठीक है ये 6 महीना रखेंगे, फिर उसके बाद छूट जाएंगे। और उनको लगा होगा कि भाई हम कोर्ट के रास्ते छोड़ देंगे इनको, कि भाई इनके ऊपर कोई चार्जेस प्रूफ नहीं होते। मतलब दीज ऑल आर सरमाइसेस एंड कंजेक्चर्स। आई डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड unless until government of India discloses the fact that what really happened. But the only plausible explanation as an analyst could be कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात तो की होगी, उन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे कि भाई लेट द जुडिशियल प्रोसेस और लेट द रूल ऑफ लॉ टेक्स इट्स प्लेस, फिर ये छूट जाएंगे। तो हो सकता है वहां पे कुछ गलती हो गई हो। बट ये डेकोरेटेड ऑफिसर्स है, ये इनके साथ सलूक नहीं किया जाना चाहिए। भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, इसको पूरे भारत में इसको लेके बहुत गुस्सा है। दिस विल गो अ लॉन्ग वे। बिल्कुल सर, गुस्सा होना भी चाहिए। कतर बिल्कुल गलत कर रहा है और मेरे ख्याल है एक तरह से बहुत ज्यादा ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई इस किस्म की अनाउंसमेंट आएगी जो कतर की तरफ से आई है। लेकिन बार बार लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि भारत इस वक्त इसराइल के साथ दे रहा है, इसराइल के साथ खड़ा है, तो इस वजह से भी कतर शायद कोई प्रेशर डालना चाह रहा है कि किसी किस्म की बातचीत हो और इसराइल की हिमायत से या इसराइल को सपोर्ट करने से भारत जो है वो पीछे हटे। क्या ये पॉसिबिलिटीज भी है? हो सकता है, इसमें तो कोई भी वो चीजों को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इंडिया को सबक सिखाना या अपनी जो भी उनकी छोटी सोच है, क्योंकि अरबों की सोच खाली मारपीट और हिंसा से ज्यादा कुछ उनकी सोच है नहीं। उनके पास रेशनल और लॉजिकल बात करने की क्षमता ही नहीं है उनके पास। तो ठीक है, जो कतर ने किया वो कर दिया। अब उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग रहा हो कि इससे इंडिया को प्रेशराइज कर देंगे, कल को तो फिर इंडिया कोई भी फॉरेन पॉलिसी ले, तुम 10 इंडियंस को पकड़ के तुम जेल में डाल दो और उसके बाद उनको सजाए मौत दे दो, बोलो इंडिया से अपनी पॉलिसी चेंज कर दे। तो फिर इंडियंस को भी सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जाके काम करें और कहाँ नहीं करें। अरबों के पास ऐसा तो कुछ नहीं है ना, खाली तेल के लिए तो अलावा कुछ नहीं है। और कोई उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अरब को तो हम चला रहे हैं। तो समय तो बदलेगा। ये फॉसिल फ्यूल तो 10 साल की बात हो गई है। 10 साल से ज्यादा फॉसिल फ्यूल का फ्यूचर नहीं है। ऑल्टरनेट एनर्जी ने सारी दुनिया में टेक ओवर कर रखा है। सोलर एनर्जी, उसके बाद हाइड्रो एनर्जी, उसके बाद आपका विंड एनर्जी, इसी का जमाना है। न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सोलर पावर और एनर्जी में ये वो दिन दूर नहीं है जब ये कतरी फिर से आपको रास्ते में भीख मांगते नजर आएंगे। इनका भविष्य वही है आने वाले 10 सालों में। ये जो तेल के उस पे जो है ये टोपी लगा के घूम रहे हैं, ये इनको इसकी बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सारी गर्मी इनकी भूल जाएगी।
क्योंकि ये इनके पास खाने कमाने के लिए नॉलेज नहीं है। तेल निकल आया, वो भी वेस्ट ने तेल निकाल के दे दिया, तो अब वो दूसरे का तेल निकालने का सोच रहे हैं। समय बना के रखो, ऊपर नीचे सबका आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज के तो भारत से टर्म्स बहुत अच्छे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो या दूसरी कंट्रीज। तो आखिर एकदम से जो कतर का जो रिएक्शन आया है उसके पीछे कोई बात तो होगी ना, वरना एक साल से लोगों को लेकर बैठे थे, लेकिन एक साल से इस तरह का कुछ नहीं हो रहा था। आपको जो है अब जाहिर जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो आप लोगों के टर्म्स हैं कतर से वो तो खराब हो ही जाएंगे। इससे पहले कनाडा से भी जो है ताल्लुकात खराब हुए, अब कतर। आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं चल कतर रही है और भारत कनाडा में? दोनों से हमारे इन मामलों में कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। कनाडा आज से नहीं, सैकड़ों हजारों मतलब दशकों से वो कर रहा है खालिस्तानियों को सपोर्ट। खाली वहां पे कनाडा की धरती पे जो वन ऑफ द रीसेंट टेररिज्म हुआ था वो खालिस्तानियों ने किया था। तो वो तो अपने स्टैंड पे वैसे ही इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए उनका स्टैंड वही का वही रहा है। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो पॉलिसी भले चेंज हो जाती है, जब कंजर्वेटिव आते हैं तो इट्स बिकम्स प्रो इंडिया, जब ये लिबरल्स आते हैं तो ये हमेशा एंटी इंडिया हो जाते हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, तो कोई नई चीज नहीं हुई है। अभी अभी स्टीफन हार्पर साहब की जो कंजर्वेटिव पार्टी आई है, आप देखेंगे इंडिया के जो रिलेशन है कनाडा के साथ वो ठीक हो जाएंगे। मैं जब कनाडा अब कतर की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें गल्फ नेशंस को तो कभी नहीं मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यूएई के साथ हमारे बड़े फैंटास्टिक संबंध है, सऊदिया के साथ हमारे फैंटास्टिक संबंध है, कतर के साथ तो ना तो सऊदिया के अच्छे संबंध है ना तो यूएई के अच्छे संबंध है, बिकॉज अभी 1-1.5 साल पहले ही दोनों ने इनको बाइकआउट कर दिया था, इनका ब्लॉकेट कर दिया था, इनका खाना पीना मुश्किल कर दिया था। तो ये कोई हमारे साथ तो हो रहा है, ऐसी कोई नई घटना तो नहीं है। सऊदी अरेबिया ने उनको लेसन सिखाया था कि तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे, तुम्हारे अंदर कोई भी खाने की चीज नहीं जाने देंगे। तो ये कोई हमारे साथ कर रहे हो ऐसी बात नहीं है। इनका जो एक वर्ल्ड व्यू है इस्लाम को लेकर के, जो जिहादिज्म ये फैलाते हैं दुनिया भर में, उसका कॉन्सिक्वेंस वो तो बिकॉज देखिए सऊदी अरबिया के जो प्रिंस सलमान साहब हैं बड़े विजनरी आदमी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनको। इवन आप यूएई के जो प्रिंस साहब हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वो भी बड़े विजनरी आदमी है। बट कतर तो ये करता ही रह रहा है। कतर का आप टीवी चैनल देख ले, अल जजीरा, अल जजीरा का काम क्या है? हिंदुस्तान को गाली देना। अल जजीरा का काम क्या है? एंटी इंडिया सर अल प्रोपेगेंडा। जजीरा तो सर पाकिस्तान में भी बैन है, अल जजीरा तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ वालों ने भी बैन कर रखा है। भारत की को जो मर्जी कहता हो, लेकिन पाकिस्तान में भी अल जजीरा को पसंद नहीं किया जा रहा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, ना वो चैनल आ सकता है ना कोई देख सकता है। मगर सर अगर हम जैसे आपने शाह सलमान की बात की या आपने एमबीएस की बात की, तो बिल्कुल एमबीएस जो है वो काफी अपनी ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो पहले सऊदी अरब में किसी ने सोची नहीं थी, जिसमें जो है वो फीमेल्स जो है वो ड्राइव भी कर रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम 5 साल में इसको यूरोप बना देंगे। लेकिन सर उसके ऊपर तो पाकिस्तान को तो छोड़ दिए, पाकिस्तान में तो इस तरह के लोग हैं ही जो उनकी बात को पसंद नहीं करेंगे। आपके यहाँ भारत से कई ऐसे लोग हैं, कई मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, जिन्होंने उठ के कहा कि नहीं जी ये तो गलत कर रहा है और हम तो इसको मुसलमान ही नहीं मानते और ये तो यहूदियों का एजेंट है, और ये वो मेरे अपने शो में बात करके गए। तो ये सोच सर क्यों है आपके यहाँ के मुस्लिम्स की? देखिए, इस्लाम को समझने के 3-4 तरीके हैं। एक वहाबी तरीका है और सलाफी तरीका है, एक है देवबंदी। तो पाकिस्तान क्या सलाफी से चलता है, वहाबिज्म से चलता है? पाकिस्तान देवबंद से चलता है। पाकिस्तानी इस्लाम से देवबंदी इस्लाम, जो देवबंदी यानी कि इंडियन देवबंदियों ने जो बताया आपके यहाँ पे वही इस्लाम फॉलो होता है। तो पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान की सोच है वही इंडिया के मुसलमान की सोच है। भाई कुछ अलग थोड़े। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तानी अलग हो सकता है, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट अलग नहीं हो सकता। आप समझिए, दैट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन। देवबंद का कोई बाउंड्री नहीं है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीमा रेखा है, पर देवबंद की सीमा रेखा नहीं है। देवबंद तो सारी दुनिया को जीतना चाहते हैं। वो इंडिया में बैठ के इंडिया को इस्लामिक करने के सपने देख रहे हैं भाई, वो उनकी बात ही अलग है। तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है ये, इसको चलने दीजिए। ये पाकिस्तान से और इंडिया के मुसलमानों में जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है वो सेम है। वो पाकिस्तान को पॉलिटिकली गाली दे देते होंगे, पर रिलीजियसली दीनी तो भाई हैं वो। ये तो आपके बड़े बड़े स्कॉलर भी आके कहेंगे दीनी तो भाई है पाकिस्तानी, पॉलिटिकली गाली देते। दीनी भाई को कैसे गाली दे देंगे? तो मगर जो सर पाकिस्तान को हमारे यहाँ भी सोचेंगे लोग, हमारे लेकिन यहाँ सर सारे ऐसे हैं। ये भी मैं बोल दूं क्योंकि कई हाँ ऐसे सर प्रोग्रेसिव
हमारे यहाँ का सर मुसलमान, बस एक सेंटेंस, हमारे यहाँ का मुसलमान कौन है जिनको हम मानते हैं? आरिफ मोहम्मद खान साहब। इनसे बड़ा ज्ञानी आखती मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो अभी एक फेस टू फेस चलाते हैं, रिजवान अहमद साहब। आपके शो पे भी मैंने उनको देखा है, आपने उनसे एक बार बातचीत की थी। बड़े ही अच्छे वक्ता हैं, बड़े ही ज्ञानी आदमी है वो, बड़े बोल्ड आदमी है वो। तो ये भी इस्लाम है, तो चलेगा सब। नहीं सर, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं सर, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता कि सब एक ही सोच के हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ज्यादातर लोग इसी सोच के हैं, जिनको पसंद नहीं आता कि इसराइल के साथ बात की जाए, इसराइल के साथ टर्म्स बेहतर किए जाएं, या किसी किस्म का रिफॉर्म लाया जाए इस्लाम के अंदर, उस बात के लिए मेजोरिटी जो है वो तैयार नहीं होती। तो कुछ लोग हैं। आरजू जी, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं। नहीं, आज नहीं, हमारे यहाँ केरल में हमास के लीडर ने ऑनलाइन वर्चुअल स्पीच दिया है। क्या बात कर रही हैं आप? हमास को वेस्टर्न कंट्रीज ने डिक्लेयर कर रखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमास के चीफ को बुला करके वो अपना स्पीच करवाया केरल में। आज की न्यूज आपने नहीं सुनी होगी शायद। नहीं, मैंने नहीं सुनी। यस, ये वर्चुअल उनसे टॉक करवाया है। उन्होंने केरल के मुसलमानों को संबोधित किया कि आइए आप। क्या बात कर रहे हैं? और वही भेज दीजिए ना, भेज दीजिए। जितने लोग चाह रहे हैं कि उनके साथ जाकर वो जंग में हिस्सा लें, उनको फौरन पकड़िए, मतलब भरिए जहाज में और भेज दीजिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अब ऐसा हो नहीं सकता, फ्रीडम तो रूल ऑफ लॉ है, जिसकी जो मर्जी है वो करे। नहीं, अगर जाना चाह रहे हैं, इनका ख्याल है इन्हें वहां जाके लड़ना चाहिए, इन्हें वहां पहुंचना चाहिए। एक दो मैंने न्यूज तो पूरी नहीं देखी, लेकिन एक दो क्लिप्स मैंने देखे जिनमें कोई फीमेल है वो कह रही है कि जी वहां पे जाना है और वहां पे हमें हिस्सा लेने जंग में, तो फौरन भेजिए। मैं तो यहाँ जो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि वहां जाना चाहिए, मैं तो उनको भी कह रही हूँ कि जाए जी, और मुझे बताइए इनके जाने का सिर्फ 1 वे टिकट जो है वो मैं लेके भेजूंगी, वापसी का टिकट नहीं दूंगी। देखिए, ये कुछ भी हैं तो हमारे भाई बहन ना, इनको कुछ समझाना है हमें। मुझे दुश्मनी नहीं निकालनी इनसे। इन्हीं में से मुझे आरजू का आदमी पैदा करने हैं, इन्हीं में से मुझे फखर पैदा करने हैं, इन्हीं में से मुझे और लोग पैदा करने हैं। तो ये हमारे ही हैं। समझाएंगे, हम बात करेंगे, इनको समझ में आएगा। और हम जब समझाएंगे तो हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी तक क्या हुआ, पिछले 70 साल से डिबेट डिस्कशन को वन साइडेड किया गया। हिंदुत्व को गाली देना ही समझा गया कि ये ही है सेक्युलरिज्म। कुछ हमारे यहाँ भी जिन्होंने मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कम्युनिज्म को फॉलो किया, वो इंडिया के डिस्ट्रक्शन को वो करते हैं। मैं आपको कभी एक दिन आप मुझे बुलाएंगे तो मैं मार्क्स के ऊपर बात करूंगा, मार्क्स ने इंडिया के लिए क्या लिखा है। तो ठीक है, समय आ गया, ये हमारे भाई बहन, ये ना माने, ये हमें काफिर कहें, ये हमें नजस कहें, ये गंदगी कहें, ये कूड़ा कहें, ये सब कहें, फ्री हैं ये। क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो फिलॉसफी, वैदिक आइडेंटिटी, वो कहता है ये फ्री है। लेकिन सर क्या फ्री है? क्या आप इनको वो सब कुछ कह सकते हैं जो ये आपको कह रहे हैं? उसके ऊपर ये उठकर नहीं आ जाएंगे सर तन से जुदा वाले? वो फ्री, वो कहते हैं हम फ्री हैं, पर हम कहना नहीं चाहते। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमारा कहना एकम सत्य बहुधा विप्राहा वदंती। तो हम तो इनका सत्य मान रहे हैं। सर ये वन वे ना, सर ये वन वे सर। इसको समझ लीजिए, हम रिएक्शनरी इनको जरूर कुछ कह सकते हैं, पर इंडियंस कभी भी, भारतीय कभी भी प्रोएक्टिवली नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो सबका सम्मान करता है, उसको ये सिखाया गया है। दो थ्योरी है ना, एक थ्योरी ये है कि भाई अब्राहमिक फेथ सही है, बाकी सारे फेथ पेगनिज्म है, गलत है, इनको तबाह बर्बाद कर दो। हमारा जो हमारी अब जो अब्राहमिक फेथ के मानने वाले कहते हैं दुनिया में सिर्फ 4 आसमानी किताब आई है, उनके हिसाब से वेद आसमानी किताब ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जो लोग हैं, इनको हमारे लोग हैं, बात करेंगे। और अगर 400 साल में ये चीजें हुई तो अगले 400 साल में जो हम चाह रहे हैं वो भी होगा। अगर 400 साल में तलवार जीता तो अगले 400 साल में वाद विवाद और रेशनलिटी जीतेगी। क्योंकि टाइम स्टैटिक नहीं होता, टाइम डायनेमिक होता है, समय बदलता है। ना ये परिस्थिति परमानेंट है और ना वो परिस्थिति परमानेंट रहेगी। जी बताएं सर। बड़ी अच्छी एक डायलॉग था, आई थिंक बच्चन साहब का था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक बच्चन साहब का था। वो कहते थे जिसको जो जबान समझ में आती है उससे उसी जबान में बात करनी चाहिए। आप उस बेचारों को समझ ही नहीं आ रही आपकी जबान में, आप जनाब करके आप उनसे झुक के बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आती जब तक उनको कान के नीचे दो ना पड़ जाए, फिर उनके सारे नेटवर्क जो है ना वो सही हो जाते हैं। तो आप किसी को कैसे समझाएंगे जब वो समझना ही नहीं चाह रहा?
मतलब यहाँ पे मैंने लोगों को बोला कि आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को उठा के ले जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे उनको आप जो है वो किसी से शादी कर देंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो एक मौलाना की या एक मुस्लिम की लड़की को उठा के ले जाएं, कोई हिंदू कम्युनिटी के लोग, वहां जाके शादी कर दे किसी हिंदू के साथ और उसका रिलीजन चेंज करा दे, फिर देखें यहाँ पे कौन सी आग नहीं लगेगी। ये सर, ये ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ भी कर लूं और आपको कोई परमिशन नहीं है। ये वाला रूल चल रहा है। वो ये मौलाना तो हिंदू ही है ना, कन्वर्ट हुआ मानेगा तब ना, मान तो नहीं रहा। अरे वो ना माने, उसके मानने से अगर वो मान लेगा कि ये अंधेरा तो अंधेरा थोड़े हो जाएगा। यही तो हमें उसको समझाना है कि तुम आंख बंद किए हुए हो, आंख खोलो, सामने रोशनी है। पॉइंट ये है कि उनकी जो थ्योरी से वो जिससे चलते जो दिमाग में है, उनको ये कि सब बदल दो, इसको अरबी कर दो तो ये इस्लाम आ जाएगा। उनको इस्लाम का आ ही नहीं पता है। टीटीपी को वो गालियां देते हैं। ये देखिए ऐसा है कि हमारा जो सोच है, उस सोच में मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये बदलेंगे। और ये इसलिए नहीं बदलेंगे कि हम इनकी तरह तलवार उठा लेंगे कि कार चांद के, वो एक तरीका होगा, दंड एक तरीका है। हम बदलने के लिए देखिए, दंड देना यानी न्याय करके दंड देना और हथियार से जबरदस्ती करना दो अलग अलग चीज है। दंड भी देंगे हम जहां पे जरूरत होगी, लेकिन पहले है साम, समझाइए, बातचीत कीजिए। अभी तक इनको बातचीत करने का मौका नहीं दिया गया जब से भारत आजाद हुआ है। भारत आजाद होने के बाद इनकी हर बातों को माना गया, उसके बाद इंडिया में भी और बाहर भी। अब समाज में लोग उठ खड़े हुए हैं, उसका बहुत श्रेय आप जैसे पत्रकारों को जाता है, तारिक फतह साहब को जाता है, और आरिफ मोहम्मद खान साहब को जाता है, और भी जैसे हमारे बहुत भाई बहन हैं उनको जाता है। तो बात से चीजें बदलेंगी। हम तलवार के जोर पे अगर मैंने तो यही कर दिया जो उन्होंने किया कि हमारी लड़कियों को ले जाके दमिश्क में बेचा, हमारी लड़कियों को जाके अफगानिस्तान में बेचा, इतना बेचा कि उन्होंने जौहर कर दिया। हमें ये कहते कि तुम्हारे यहाँ शूद्र थे, तुम्हारे यहाँ सामाजिक न्याय नहीं था। ये सामाजिक न्याय था कि लड़कियों को ले जाकर के बाजारों में बेचो। तुम्हारे पास तो हक नहीं है किसी को न्याय और उसकी बात करने का, क्योंकि तुम्हारी बात उठाई नहीं गई। क्योंकि हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट आया जिन्होंने इनके सारे कुकर्मों पे पर्दा डाल दिया। यहां तक कि जो बाबरनामा में बाबर की बात लिखी, बाबर ने जो अपनी जबान से कही है, वो अगर आपके स्कॉलर को बता दे तो आपके स्कॉलर्स को आग लग जाती है। पॉइंट ये है कि सत्य को आप नहीं दबा सकते। एक बात जान लीजिए, सत्य और प्रोपोगेंडा यानी किसी और थ्योरी में क्या अंतर होता है। सत्य सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ प्रोपेल्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। इसलिए सनातन को किसी राष्ट्र की जरूरत नहीं होती। वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में भी जीवित रहता है, क्योंकि उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं, किसी कानून की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी जो थ्योरियां हैं वो देखिए, स्टेट ने गायब किया, स्टेट ने कंट्रोल हटाया, स्टेट ने प्रोटेक्शन हटाया, प्रोटीन ने हटाया, धड़धड़ा के गिर गई। आज यूरोप में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिस यूरोप ने पेगनिज्म को गाली दी, जिस यूरोप ने कहा कि पेगन तो घटिया नॉलेज होता है, उसी यूरोप ने जब अमेरिका के फॉर्म में अपना पहला स्पेस क्राफ्ट ऊपर भेजा तो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा अपोलो। अपोलो वाज द ग्रीक गॉड, जिसको कि बर्बाद करके ग्रीस में क्रिश्चियनिटी का वो फैला था। लेकिन समझ आई, अपोलो में विश्वास जताया उन्होंने। मैं फिर वही कह रहा हूं, जो यूरोप में हुआ वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी होगा। हम दंडा नहीं उठाएंगे लोगों को मारने के लिए। दंड दिया जाएगा जहां पे कोई अनुशासनात्मक या विधि सम्मत प्रक्रिया की कोई अगर वायलेशन करेगा, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए डंडा तलवार या वो नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं वही रास्ता उठाऊंगा तो मेरे में और उन आक्रांताओं में क्या अंतर रह जाएगा जो अपनी बात मनवाने के लिए तलवार लेके आए, जिन्होंने गर्दनें काट दी कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। हमारी सभ्यता में दम है, हमारी थ्योरी में दम है, हमारी बात में दम है, क्योंकि हम रेशनल, लॉजिक और साइंटिफिक बातें करते हैं। वो बात समझ में आएगी, समय की बात है। आई विश सर कि आप जो कह रहे हैं वैसा हो और लोगों को बात समझ में आए, आनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।